और आज तारीख है 4 जुलाई और अब हम जा रहे हैं मैड्रिड, स्पेन की राजधानी, जो यहाँ से करीब 600 किलोमीटर है। पूरे दिन का ड्राइव है। और ये था हमारा अपार्टमेंट जहाँ हम कल रुके हुए थे, और इस जगह का नाम है पोर्टो। और यहाँ ये सब रेजिडेंशियल एरिया लग रहा है ज़्यादा। गाड़ी ये खड़ी है हमारी, ये यहाँ बिना पार्किंग के इसके कोई चार्जेस नहीं थे, तो यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं, बिल्कुल शांत एरिया। देखो तो हम निकल रहे हैं। देखो ये सब लोगों के घर ऐसे ही हैं। यहाँ ऑनलाइन चेकिंग होती है, इसमें कोई आदमी नहीं है यहाँ पे। ये ना इसमें डालो पासकोड और इसमें हो गया काम। अब हम पोर्टो से बाहर निकल गए हैं और अब जाएंगे मैड्रिड, द कैपिटल ऑफ स्पेन, जो यहाँ से है करीब 550 किलोमीटर और हमें लगने वाले हैं 6 घंटे। तो होटल की बुकिंग हो गई है, वो शहर से है करीब 30 किलोमीटर। शहर में कोई मिल नहीं रहा था बिल्कुल, और है भी तो बहुत महंगा। 20,000 से कल एक दिन के लिए कम कोई मिल ही नहीं रहा हुआ कुछ भी। और पार्किंग की भी समस्या भयंकर है। उसको हमारे लिए प्रायोरिटी पार्किंग है, नहीं तो इतने सामान को हम दूर से लेके जा नहीं सकते हैं। और यहाँ जो सड़कें, जो पुरानी ओल्ड सिटी है, सबकी सड़कें जो पत्थर की बनी हुई हैं, तो हमें अपना बैग ले जाने में बहुत दिक्कत है। वो जा नहीं सकता, पता लगा सारे पहिए टूट गए उनके। तो इसलिए हमें पार्किंग मस्ट है हमारे लिए। इसलिए हम चाहे बाहर लेते हैं, फिर हम चाहे अगर आसान होगा तो गाड़ी में वहीं जाएंगे शहर के पास, और नहीं तो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जाकर सिटी सेंटर जाएंगे और वहाँ घूमेंगे। पोर्टो से निकलने के बाद अब हम पहुँच गए हैं हाईवे पे, और ये हाईवे है करीब 8 लेन का। इसमें 3 लाइन तो बिल्कुल क्लियर हैं और एक इमरजेंसी लाइन है। और जो लेफ़्ट वाली लाइन है वो ओवरटेकिंग लाइन है, और जो सेंटर वाली लाइन है उसमें हमें चलना है, और जो राइट वाली है वो शायद स्लो वालों के लिए है। तो अच्छा ये है कि यहाँ अपने सेंटर वाली में चलो, जिसे ओवरटेक करना वो लेफ़्ट साइड से ओवरटेक करके आगे निकल जाए। तो आज वैसे भी और इस पर स्पीड जो अलाउ है वो 120 किलोमीटर पर आवर है, और आज गाड़ी संजय जी चला रहे हैं, तो संजय जी और स्पीडिंग करते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ और स्पीडिंग करेंगे तो यहाँ बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। जो यहाँ के लोकल है उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो अगर कोई चालान यहाँ कटता है हमारा गाड़ी से, तो वो चालान जाएगा कंपनी के पास, और वो कंपनी चालान भेजती है हमारे पास। जो गाड़ी को चलाए थे हमारी आईडी पे चालान को भेज देंगे, और हमें कहेंगे कि आप इस चालान को खुद ही भरना है आपको। तो हमने उनसे पूछा था भाई हम क्यों भरा, आप ही भरो, हम आपको पैसे दे देंगे। उन्होंने कहा अगर कंपनी इस चालान को भरेगी तो कंपनी के लिए कोई रियायत नहीं है, जितने का चालान ये होगा उतने ही भरे जाएंगे। अब 10,000 हो, 15,000 हो, कितना जो वो आपको दे, वही हमारे लिए कोई रिबेट नहीं है। अगर आप भरोगे तो आपके लिए कंपनी रिबेट कर देती है, आप भी कर देती है कई बार, और नहीं तो 50% तो कर ही देती है। तो इसलिए आपको अपनी आईडी से ही भरना है। तो अब हमारी भी यहाँ आईडी क्या है, तो चालान में जो भी लैंग्वेज है वो हमें समझ नहीं आती है, हमें करना क्या है, कहाँ पे हमें कांटेक्ट करना है, किस मेल पर करना है, क्या कुछ नहीं समझ में आता उससे, और ना उस पर कुछ चालान का अमाउंट लिखा होता, कुछ नहीं। तो हमारे लिए भरना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ एक और बड़ी समस्या है, यहाँ अगर आपने चालान को नहीं भरा तो फिर वो चालान कंपनी भरेगी, और कंपनी पर शायद पेनल्टी भी लगेगी, तो और हमारा चालान डबल भी हो सकता है उससे। तो ये यहाँ की समस्या है बहुत भयंकर। तो इसलिए हम तो कोशिश करते हैं कि हम
ओवर स्पीडिंग ना करें और कोई भी वायलेशन ना करें ट्रैफिक का। हम एक बार भुगत चुके हैं। और ये चालान में एक और समस्या है, चालान आज ही नहीं भर सकते आप, चालान आएगा 15 दिन बाद। कह रहे 15 दिन बाद ये ओपन होगा तब आप भर सकोगे। और इतने हमारी सिक्योरिटी जो हम गाड़ी के टाइम पे जो सिक्योरिटी जमा करते हैं, तो हमारी इन्होंने 500 यूरो जमा की थी, तो वो सिक्योरिटी इतने रिफंड नहीं होगी, इतने हम और वो चालान सेटल नहीं हो जाएगा। और अब ये समस्या है कि हम 15 दिन बाद घर पर पहुँच चुके होंगे, तो अब हम चालान को तभी भरेंगे और तभी हमारी सिक्योरिटी आएगी। और नहीं तो अगर ये कोई चालान वगैरह कोई इशू ना हो तो ये सिक्योरिटी हमारी 1 हफ्ते में वापस आ जाती है। तो अब ये चालान है, तो इसके बाद में चालान अगर कटा है तो चालान सेटल होने के बाद ही आपका रिफंड वापस आएगा। तो हमारे पास तो एक बेल्जियम का आदमी है, तो हमारे पास चालान कटा था हमारे पार्किंग का, हमने उसकी ड्यूटी लगा दी। 15 दिन बाद आप इसको अपनी आईडी से जमा कर देना। वो बेल्जियम का ही है, उसके टेलीफोन बेल्जियम का है, ईमेल आईडी और एड्रेस सब उसके बेल्जियम के। बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है, तो इसलिए आसान नहीं। तो हमारे लिए जैसे हम एज ए इंडियन, हमारे लिए बहुत समस्या है। इसलिए जब भी यूरोप में आओ तो यहाँ गलती ना करें बिल्कुल भी ट्रैफिक का वायलेशन। और अगर वायलेशन करोगे तो चालान 100% कटेगा, आप बच नहीं सकते हो चालान से, ये पक्की बात है। अब ये टोल आया था, तो यहाँ टोल पे पहले जब एंट्री करते हैं तो वहाँ पर्ची मिलती है, बस जब एंट्री करोगे तो आप पर्ची ले लो। और जब रोड ख़त्म होगी तो फिर टोल आएगा, तो वहाँ पर्ची को इंसर्ट करेंगे उसमें सिस्टम में, वो पैसे बताएगा। अब उसके बाद आपको कार्ड इंसर्ट करना है और फिर वो आपकी पेमेंट उससे हो जाती है और बैरियर खुल जाता है। तो यूरोप में आए लोगों को मैं थोड़ी सलाह ही दे रहा हूँ कि अब यहाँ वायलेशन ना करें ट्रैफिक का बिल्कुल भी, नहीं तो थोड़ी बहुत समस्याएं होती हैं। अभी ये स्पेन से करीब 50 किलोमीटर पहले बॉर्डर से, स्पेन और पुर्तगाल के बॉर्डर से पहले पुर्तगाल में ये डीकैथलॉन था। रास्ते में हमारे ऑन द वे, तो ये पूरा देखो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है पूरा। तो हम यहाँ रुके हैं, अभी देखते हैं कोई हमारे से हट के कोई चीज़ यहाँ है क्या। थोड़ी देर घूमते हैं, 10-15 मिनट आधा घंटा कुछ होगा तो लेंगे अलग चीज़ कोई हमसे, और नहीं तो बस अभी चलेंगे। तो क्या शानदार कॉम्प्लेक्स है, देखो छोटा शहर है, इतना बड़ा शहर नहीं है ये, लेकिन फिर भी देखो यार क्या सब कुछ है। आपका स्वागत है, वेलकम। तो इतना ही समझ में आ रहा है। हम घूम लिए अंदर, तो ऐसा कुछ खास मिला नहीं है यहाँ पे। मुझे तो एक वाटर फिल्टर लेना था पोर्टेबल ट्रैवल के लिए, लेकिन मुझे नहीं मिला यहाँ। और लेकिन ये चप्पल वगैरह सस्ती थी, तो संजय जी ने और हमारे जो दूसरे और साथी हैं अपने, वो नवदीप थरेजा जी, उन्होंने भी चप्पल ली, संजय जी ने चप्पल ली। मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने कुछ लिया नहीं है। तो चलते आगे, अब देखते हैं। लैंडस्केप जो बाहर का है कोई ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं है, जैसा हमारे यहाँ रोडों के दोनों तरफ होता है इस तरह का ही है। कोई ऊंचा नीचा भी नहीं है, कोई ज़्यादा ग्रीनरी भी नहीं है। हमारे यहाँ तो ग्रीनरी बहुत होती है, बस ऐसा ही है। छोटे छोटे पौधे हैं, यूरोप में ये देखा मैंने। अब देखो ये आया कुछ लैंडस्केप, कुछ अलग सा। ये कुछ हिल है, कुछ पहाड़ी है, नीचे लेवल की छोटी पहाड़ियाँ हैं, पता नहीं रॉकी सा लग रहा है, लेकिन देखने में भी बड़ा सुंदर है। और ये फर्टाइल नहीं है, ये कोई ऐसे ही है, लेकिन देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। नॉर्मल लैंडस्केप नहीं है ये सामने। नहीं, इस पर घास, छोटी मोटी घास होगी, कोई
पेड़ नहीं है, पौधा नहीं है। नहीं तो हमारे यहाँ तो इतनी बड़ी लैंड पे है, जंगल पूरे, बड़े बड़े पौधे, बड़े बड़े जंगल पैदा हो जाते हैं। लेकिन देखो ये ऐसा लगता है जैसे रॉकी है, यहाँ कुछ इसमें पैदा भी नहीं हो रहा है। तो यूरोप में ऐसे ही है, यहाँ बदलता रहता है लैंडस्केप। अब ये बिल्कुल ग्रासिस आ गए, येलो येलो हो रहा है देखो साइडों में। तो येलो यहाँ दो तरह का हो रहा है, एक जगह तो गेहूँ भी कट गए हैं, तो जैसे पराली है वो खड़ी है तो वो भी येलो दिख रही है। और कई जगह हैं यूरोप में जो घास है ना, ग्रास, वो भी बहुत येलो है। वो अलग तरह की घास है, पता है, हमारे जैसी नहीं है, वो बिल्कुल येलो येलो है। पता नहीं क्या बनाया जाता है उसका। और ये काट के उसका एक बहुत बड़ा बंडल बना के फिर उसे लेके जाते हैं यहाँ से। मैड्रिड से पहले ये कोई छोटा सा शहर आया अभी। मैड्रिड तो नहीं है, वो तो बहुत बड़ा शहर है, राजधानी है। लेकिन ये कोई छोटा सा शहर है। लेकिन रोड तो यहाँ भी पूरी 8 लेन की है। और ट्रैफिक भी काफ़ी बढ़ गया है यहाँ। जैसे ट्रैफिक पीछे था बिल्कुल बहुत कम ट्रैफिक था, लेकिन यहाँ ट्रैफिक भी बढ़ गया है। और ये लग रहा है कुछ मैड्रिड के नज़दीक ही कोई कोई शहर है अच्छा सा ये कोई। तो इसलिए यहाँ ट्रैफिक भी बढ़ गया है कि वो लग रहा है यहाँ से सब लोग जो ट्रैफिक हो मैड्रिड ही जा रहा है यहाँ से। चलो जी, अब हम अपने जो हमारा डेस्टिनेशन है मैड्रिड, उसके आउटस्कर्ट में पहुंच गए हैं। और ये देखो शहर से बाहर ये कितना फर्स्ट क्लास ये टनल बना हुआ है। देखो क्या शानदार है, इतनी बढ़िया लाइटिंग और इतना काफ़ी चौड़ा है। और हमारा एक्चुअल जो होटल है वो मैड्रिड बिल्कुल सिटी में नहीं है, क्योंकि सिटी में हमें होटल कोई मिल ही नहीं रहा था, और मिल रहा था तो बहुत ही ज़्यादा महंगा, तो वो अफोर्डेबल नहीं था। तो हमने मैड्रिड से करीब 25-30 किलोमीटर बाहर हमने ये अपार्टमेंट लिया है। तो अब हम यहाँ पहुँच गए हैं बिल्कुल उसके शहर, क्योंकि भीड़ भाड़ तो नहीं है, क्योंकि ये मेन मैड्रिड नहीं है। तो अब हम घुस गए उस एरिया में जहाँ हमारा अपार्टमेंट है, लेकिन ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई रेजिडेंशियल एरिया है। तो मैंने देखा यहाँ यूरोप में जितने भी अपार्टमेंट है वो लोगों ने उनके घर की तरह हैं वो। जैसे किसी के पास कोई फ्लोर है तो यहाँ फ्लोर वाइज अपार्टमेंट बना रखे हैं, और जिसकी जो फ्लोर है वो उसको अपने हिसाब से अपार्टमेंट को रेंटेड कर रहा है उसको।
तो यहाँ तो ये इसमें फ़ायदा हमें ये है कि वहाँ हमें पार्किंग फ्री में मिल जाती है और बिल्कुल अपार्टमेंट के बाहर ही मिल जाती है। हमें ये फ़ायदा और सस्ती भी होती है, लेकिन ये एक थोड़ा शहर से दूर होती है, तो हमें कोई ना कोई व्हीकल पकड़ के या अपनी गाड़ी से ही फिर वहाँ शहर में जाना पड़ता है। और अब हम अपार्टमेंट के नज़दीक पहुँच गए हैं। अभी बस हमारा अपार्टमेंट आने ही वाला है। लो जी, हम पहुँच गए अपार्टमेंट। अपार्टमेंट का नंबर है 11A और ये खड़ी है हमारी गाड़ी बिल्कुल अपार्टमेंट के सामने। और अब हम चलते हैं अपार्टमेंट के अंदर, आपको दिखाते हैं, अपार्टमेंट का टूर करवाते हैं। ये है ड्राइंग रूम। ये देखो यहाँ टेबल है और ये सामान रखने की काफ़ी जगह है। सोफ़ा है, ये बनेगा सोफ़ा कम बेड है, ये बाहर रात को बेड बनेगा। ये हमारा एक कमरा है, रूम सिर्फ एक ये रूम है, डबल बेड। ये है टॉयलेट, और टॉयलेट भी ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेकिन ठीक है। तो रूम में वैसे सब कुछ है इसमें, पर थोड़ा छोटा है। ये छोटी सी डाइनिंग टेबल और ये फ्रिज, और ये है किचन। किचन में सारा सामान रखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है।